सो आज की कहानी एक ऐसी लड़की की होने वाली है जिसका बॉयफ्रेंड अपनी बहन के साथ मिलकर उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना देता है, जिस वजह से उस लड़की की मौत तक हो जाती है। लेकिन जब उसे दूसरा चांस मिलता है और वो वापस लौटती है तो वो कैसे अपनी पावर, कनेक्शन, पैसे और मैजिकल पावर का यूज करते हुए उन दोनों से रिवेंज लेती है, ये तो आपको पूरी स्टोरी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए हम ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग एनसी नाम की लड़की को दिखाने से होता है। वो बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने कुछ दिन पहले ही एक लड़की को अपनी बहन के रूप में गोद लिया था जिसका नाम लू वेवे था, जो कि अंदर से बहुत ही ज्यादा चालाक थी। उसने बहुत ही चालाकी से अपनी बॉडी टच को एक सीक्रेट सिस्टम के थ्रू मेरी बॉडी टच से चेंज कर दिया और 42 डिग्री से 52 डिग्री के वेदर में वो घर से बाहर ऐसे ही निकल जाती है और बाहर काम करने वाले वर्कर की मदद करने लगती है, उन्हें पानी सर्व करने लगती है। लेकिन लू वेवे के ऐसा करने से उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वहीं एनसी, जो कि एक एयर कंडीशन घर में -60 डिग्री में रहती है, उसे वो बाहर की चिलचिलाती हुई गर्मी महसूस हो रही होती है जो कि उसे अंदर से जला रही होती है और तो और उसकी बॉडी से पसीना पानी की तरह बह रहा होता है। वहीं पे जो लू वेवे होती है वो बाहर के 42 डिग्री से 52 डिग्री के वेदर में ऐसे कपड़े पहनने के बावजूद भी अंदर से बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। लेकिन बाहर वाले लोगों को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। वो तो सोच रहे होते हैं कि लू वेवे कितनी ज्यादा अच्छी है, जो कि इतनी गर्मी में भी लोगों की मदद कर रही है, जिस वजह से उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगती है और धीरे धीरे मिलियंस में लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। कुछ लोगों को उसके ऊपर डाउट होता है क्योंकि इतनी गर्मी में होने के बावजूद भी उसकी बॉडी से एक भी पसीना नहीं बह रहा होता है, जिस वजह से लोग उसके बारे में पूछते भी हैं। लू वेवे इसका आंसर देती है कि वो बहुत सारे लोगों की मदद करती है, जिस वजह से वो अंदर से ठंडी महसूस करती है और इसीलिए उसे पसीना नहीं होता है। और यहाँ की बेवकूफ जनता उसके इस बातों पे भी भरोसा कर लेती है। जब लोग उसे ज्यादा से ज्यादा फॉलो करने लगते हैं तब वो एनसी को फंसाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं अपने सिस्टर इन लॉ को भी ये सारी चीजें करने के लिए कहती हूँ, लेकिन वो ये सब कुछ करने से मना कर देती है और कहती है कि इतनी गर्मी में बाहर पानी देना ये एक इडियट का काम है। ये सुनकर लोग एनसी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और उसे भला बुरा कहने लगते हैं। लू वेवे फिर से अच्छी बनने की कोशिश करती है और कहती है कि आप लोग मेरी सिस्टर इन लॉ को बिल्कुल भी बुरा ना बोले, क्योंकि उसे गर्मी नहीं पसंद है ना, इसलिए वो मदद करने के लिए बाहर नहीं आती है। वहीं दूसरी तरफ आंशी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उसी समय उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आता है। अपने बॉयफ्रेंड को देखकर बड़ी याद से वो रेंगती हुई उसके पास आती है और उससे मदद मांगती है। उसे शक होता है कि उसकी ये हालत लू वेवे की वजह से हुई है, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि क्या तुम मुझसे घर पे रहने के लिए कह सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन बॉयफ्रेंड उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है। उसी समय यहाँ पे लू वेवे भी आ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी मदद करेगा? ये तो सिर्फ मेरी कही हुई बातें सुनता है। बॉयफ्रेंड भी कहता है कि तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा ईगो भरा है, इतने ठंडे मौसम में रहने के बावजूद भी तुम्हें परेशानी हो रही है और तुम लू वेवे को फंसाने की कोशिश कर रही हो। तभी यहाँ पे बाहर से कुछ और लोग भी आ जाते हैं। लू वेवे के फैलाए गए गलतफहमी की वजह से सभी आंसी से नफरत करते थे, जिस वजह से वो उसके ऊपर गुस्सा होते हैं और अपने साथ लाए हुए कचरे को उसके ऊपर फेंकने लगते हैं और वह इसी तरीके से हमेशा उसके साथ पेश आते हैं। वहीं दूसरी तरफ लू वेवे आंसी के बारे में एक बार भी नहीं सोचती है और इतनी गर्मी होने के बावजूद भी वह ऐसे कपड़े पहनकर बाहर चली जाती है और लोगों की कंटिन्यूसली मदद करने का दिखावा करने लगती है। हर दिन वो पूरे जोश से लोगों की मदद करने के लिए बाहर जाती। वहीं पे घर पे रहने के बावजूद भी आंसी की हालत खराब होने लगती है। खुद को ठंडा करने के लिए कभी वो फ्रिज के पास जाती, कभी बर्फ के पानी से नहाती, लेकिन उस पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। वहीं लगातार ये सारी चीजें 1 महीने कंटिन्यूसली करने की वजह से लू वेवे एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बन जाती है और दूसरी तरफ ज्यादा गर्मी ना सहने की वजह से आंसी की मौत हो जाती है। मौत के कुछ समय के बाद भी उसकी मौत के बारे में किसी को भी नहीं पता चलता है। जब घर के अंदर से बदबू आती है तब जाकर लू वेवे घर को चेक करती है और जैसे ही वो एनसी को मरा हुआ पाती है वो तुरंत ही उस सीक्रेट सिस्टम को ऑपरेट करती है और उसके साथ अपनी बॉडी टच को खत्म कर देती है। जिसके बाद वो आंसी के डेड बॉडी के पास आती है और बड़ी ही बेरहमी से उसे शुक्रिया अदा करती है, ये कहते हुए कि आज वो जो कुछ भी है, इतनी बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से है। जिसके बाद वो उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और कहता है कि अब मुझे इसकी बॉडी को ठिकाने भी लगाना पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं, ये बेवकूफ लड़की मर गई ना, यही सबसे अच्छी बात है। ये इतनी ज्यादा बेवकूफ थी कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी बहन बनाकर यहाँ पे लेकर आ गया था और इसे बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। लू वेवे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हमारे पास इतने पैसे हैं, अच्छा होगा कि तुम इस मेंशन को ही जला दो ताकि तुम्हें कोई भी काम ना करना पड़े। ये सारी बातें सुनकर एनसी की बॉडी को इतना ज्यादा बुरा लगता है कि उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून निकलने लगते हैं। आंसी के अंदर इतना ज्यादा दुख और दर्द भरा होता है कि अचानक से समय उल्टी दिशा में घूमने लगता है और आंसी का फिर से रीबर्थ हो जाता है। उसे जिंदगी जीने का दूसरा मौका मिल जाता है और उसका रीबर्थ उसी दिन होता है जिस दिन लू वेवे ने उसके साथ उस सीक्रेट सिस्टम के साथ रिश्ता बनाया था और उसने वो बेकार सा चैलेंज स्टार्ट किया था कि वो बहुत ही ज्यादा गर्मी में भी लोगों की मदद करेगी। एनसी को जब दूसरा मौका मिलता है तो वो तुरंत ही डिसाइड कर लेती है कि इस बार वो किसी के जाल में नहीं फंसेगी बल्कि सभी को अपने जाल में फंसाएगी। उसी वक्त उसकी नजर टेबल पे रखे हुए एक पेपर पे आती है।
जो कि एक एडवर्टाइजमेंट होता है कि इस साल अंटार्कटिका में -120 डिग्री ठंडी पड़ने की संभावना है। अगर कोई इस चीज को फील करना चाहता है तो अपना नाम रजिस्टर करा सकता है। वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट के पास कॉल कर देती है और 3 दिन बाद होने वाले इस एडवर्टाइजमेंट में अपने नाम को दर्ज करा लेती है। जिसके बाद वो खुद से कहती है कि लू वेवे, तुम्हें अच्छी काम करने का बहुत ही ज्यादा शौक है ना, तो मैं भी तुम्हें कुछ अच्छे काम करने का मौका दे देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ लू वेवे लोगों के सामने एंड रिपोर्टर के सामने पोलाइट और अच्छी बनने की कोशिश कर रही होती है और पुरानी जिंदगी की तरह अच्छे काम करने के नाटक के साथ साथ वो एनसी की इमेज को भी खराब करने की कोशिश करने लगती है, जिस वजह से रिपोर्टर्स एनसी पे स्टार्टिंग से ही गुस्सा करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनसी ये सारी चीजें देख रही होती है और उसे इसमें बहुत ही ज्यादा गर्मी भी हो रही होती है। इधर लू वेवे उसकी इज्जत को और भी ज्यादा खराब करने की कोशिश करती है और लोग जब गुस्सा होते हैं तब उन्हें शांत कराती है और कहती है कि मेरी सिस्टर इन लॉ स्टार्टिंग से ही अमीर है, इसलिए उसे ये छोटे मोटे काम नहीं आते हैं और साथ ही वो करना भी नहीं चाहती है क्योंकि वो इन सभी चीजों को छोटा समझती है। वो बचपन से ही राजकुमारी की तरह जिंदगी बिताई है ना, तो उसे ये सब कुछ पसंद नहीं है। ये सब कुछ देखकर तो एनसी को बड़ा ही गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हें धूप सेकना बहुत ही ज्यादा पसंद है ना, तो मैं भी तुम्हें अच्छी तरीके से धूप सिखा देती हूँ। तभी अचानक से लू वेवे को भी अचानक से गर्मी फील होने लगती है और देखते ही देखते उसके चेहरे पे दाग और दाने भी होने लगते हैं और जैसे ही लू वेवे इस चीज को देखती है वो जोर से चीखती है। वहीं दूसरी तरफ जो एनसी होती है वो तो लू वेवे को परेशान करने के लिए सीधा बीच साइड पहुंच जाती है, जहां के तापमान, आसपास के वेदर, यहाँ की गर्म रेत की वजह से यहाँ का टेम्परेचर तो बाकी जगह से और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और तो और वो अपने आसपास पेपर के साइज के बड़े बड़े अल्युमिनियम भी रख लेती है, जिससे सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट होकर सीधा उसके ऊपर जाने लगती है और इससे उसकी बॉडी पे और भी ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है। इससे भी उसका मन नहीं भरता है। वो इस सिचुएशन में गर्म चीजें भी पीने लगती है और कहती है कि लू वेवे, तुम्हें धूप सेकना बहुत ही ज्यादा पसंद है ना, तो इस चीज को एंजॉय करो। तभी यहाँ पे भागते हुए उसका बॉयफ्रेंड आता है, जिससे तो लू वेवे के बारे में सब कुछ पता था। वो भागते हुए उसके पास आता है और कहता है कि बेबी, तुम यहाँ पे इस समय क्या कर रही हो? तुम्हें धूप बिल्कुल पसंद नहीं है ना, इसलिए चलो हम घर चलते हैं, तुम्हें टैन हो जाएगा। अपने बॉयफ्रेंड को देखकर तो उसका अंदर से मन करता है कि वो इसे अभी खत्म कर दे, लेकिन वो इसे तड़पाना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे ठंडा फील कराने के लिए वाटरमेलन देता है खाने के लिए, लेकिन वो जानबूझकर उसे छोड़ देती है। वो टूटकर बिखर जाता है। एनसी उसके सामने नाटक करती है और कहती है कि सॉरी बेबी, मुझे भी अब ठंडी चीजें पसंद नहीं है और वो ठंडी थी ना, इसलिए मेरे हाथ से फिसल गई। जिसके बाद वो फिर से अपनी जगह पे बैठ जाती है। ये देखकर बॉयफ्रेंड वॉरिड होने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ही ज्यादा है और तुम्हें गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक भी आ सकता है। ये सुनकर एनसी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे अंदर कैल्शियम की कमी है और इसलिए मैं यहाँ पे धूप सेक रही हूँ। ये सुनकर बॉयफ्रेंड उसे फिर से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि लू वेवे हमेशा ही लोगों से कहती है कि उससे घर पे रहने की और आराम जिंदगी जीने की आदत हो गई है, इसीलिए वो सबकी गलतफहमी दूर करना चाहती है। ये सुनने के बाद तो बॉयफ्रेंड के पास शब्द ही नहीं बचता है कि वो उसे कुछ कहे। वहीं दूसरी तरफ बाहर से कुछ लोग जा रहे होते हैं जो कि एनसी को यहाँ पे देख लेते हैं। लू वेवे की कही गई बातों की वजह से वो भी एनसी से नफरत करते हैं और उसके बारे में उसे देखते ही भला बुरा कहने लगते हैं। एनसी तो पहले चुप कर उनकी बातें सुनती है क्योंकि वो बुजुर्ग होते हैं, लेकिन जब वो अपना हाथ पार कर देते हैं तब वो भी पीछे नहीं हटती है। वो भी उन्हें भला बुरा कहने लगती है। वो कहती है कि ये मेरा पैसा है, मैं अपने पैसों से चीजें खरीदती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ और बिजली का बिल भी मैं अपने पैसों से ही देती हूँ, तो आप लोगों को इतनी ज्यादा गर्मी क्यों लग रही है? वैसे देखने से तो आप लोग बिल्कुल भी अच्छे घराने से नहीं लगते हो। अगर आपको फ्री की चीज चाहिए तो मैं आपको भी दे सकती हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। ये सुनकर दोनों बुजुर्ग यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। बॉयफ्रेंड फिर से अपनी गर्लफ्रेंड को समझाता है और कहता है कि उसे यहाँ पे लू लग जाएगी, इसलिए वो घर चले, लेकिन वो तो उसे धक्का दे देती है, जिस वजह से बॉयफ्रेंड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे पूछता है कि आखिर वो करना क्या चाहती है। एनसी को अचानक से वो पल याद आने लगता है जब वो उसके मरने के बारे में कह रहा था। ये देखकर वो अंदर से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही अपने पास रखे ठंड वाले जैकेट निकालकर इतनी गर्मी में उसे पहन लेती है। वेदर की तारीफ करते हुए कहती है कि अब मुझे दौड़ने का मन कर रहा है और ऐसे कहते हुए वो दौड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। बॉयफ्रेंड को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कुछ करे उससे पहले ही कुछ लोग यहाँ पे लू वेवे को बेहोशी की हालत में लेकर आते हैं और बॉयफ्रेंड को बताते हैं कि अचानक से इसे बहुत ही ज्यादा गर्मी लगने लगा था, इसलिए हम इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, लेकिन इसने जोर देकर कहा कि उसे यहीं पे आना है और तुमसे मिलना है। जैसे ही हम उसे लेकर यहाँ पे पहुंचे अचानक से वो गर्मी के मारे बेहोश हो गई। उसी वक्त एनसी भी अपनी दौड़ पूरी करके वापस लौट आती है और लू वेवे को देखकर कहती है कि अच्छा, ये तो वही लड़की है ना जिसे गर्मी में भी गर्मी नहीं लगती है और पसीना भी नहीं निकलता है, तो क्या ये यहाँ पे बीमार होने का नाटक कर रही है? ये सुनकर भीड़ उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जैसे लू वेवे ने तुम्हारे बारे में कहा था तुम उतनी ही ज्यादा बदतमीज हो, लगता है कि तुम्हारे अंदर मैनर्स बिल्कुल भी नहीं है। एक लेडी तो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसे मैनर्स सिखाने के लिए वो थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है।
एनसी उसे बिल्कुल भी नहीं रोकती है, बल्कि वो तो उसे उकसाने लगती है, जिस वजह से लेडी गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। बॉयफ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेडी रुकती नहीं है, उसे थप्पड़ मार ही देती है, जिससे एनसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं पे लू वेवे जो कि बेहोश होती है, वो तो उस लेडी की थप्पड़ खाकर जग ही जाती है। एनसी उस लेडी को और भी ज्यादा उकसाने लगती है और कहती है कि लगता है कि आपने अच्छी तरीके से खाना नहीं खाया, जिसपे वो लेडी गुस्सा हो जाती है और फिर से मारने के लिए आगे बढ़ती है। बॉयफ्रेंड रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो आगे बढ़कर फिर से उसे एक और थप्पड़ मार देती है। अब एनसी को तो ये सब कुछ करके बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि थप्पड़ वो खा रही थी और दर्द लू वेवे को हो रहा था। लू वेवे ये सारी चीजें और बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है, जिस वजह से वो सभी को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है और कहती है कि वो ठीक है। उसकी बातें सुनकर सभी पर्सन वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद लू वेवे एनसी को मन ही मन गाली देती है और उसे पूछती है कि वो इतनी गर्मी में जैकेट क्यों पहनी हुई है। एनसी कहती है कि मैं एक्सरसाइज कर रही थी, वैसे भी इस मौसम में एक्सरसाइज करना एंड जैकेट पहनना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे ये फर्स्ट टाइम है कि तुम मेरी इतनी ज्यादा परवाह कर रही हो, आखिर तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है। ये सुनते ही लू वेवे की जवान लड़खड़ाने लगती है। वो उसे कहती है कि बस बाहर की गर्मी देखकर मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही थी, कहीं तुम्हें लू लग जाएगी तो। ऐसा कहते हुए वो उसके हाथ को पकड़ती है और वापस से उसे घर ले जाने की कोशिश करती है। एनसी कहती है कि यहाँ पे कोई नहीं है, इसलिए दिखावा करना बंद करो। अब इन्हें डर होता है कि कहीं इनके प्लान के बारे में इसे पता न चल गया हो। बॉयफ्रेंड धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, क्योंकि उसे एक ईंट दिखाई दी होती है और वहीं लू वेवे इसमें एनसी को अपनी बातों में फंसा कर रखी होती है। मौका मिलते ही बॉयफ्रेंड तुरंत ही उसके सर पे मार देता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश होती है तब उसका बॉयफ्रेंड उसकी बेहोशी का फायदा उठाता है और उसे बड़ी ही चालाकी से एक दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देता है। ये जगह अपने ठंडे वेदर से जाना चाहता था। जैसे ही एनसी की आंखें खुलती है, उसके आसपास काफी सारे लड़के होते हैं, जिनकी एक्टिविटी उसे देखकर काफी ज्यादा गंदी होती है। वो समझ नहीं पा रही होती है कि वो कहाँ पे है। तभी वो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है। उसे पता चलता है कि ये उसके बॉयफ्रेंड के दोस्त हैं। जब वो बेहोश थी तब उसके बॉयफ्रेंड ने उसके ही पैसों का यूज करते हुए इस रिसोर्ट को पूरी तरीके से बुक कर लेता है। अपने दोस्तों को लग्जरी घड़ियां गिफ्ट करता है और उसके पैसों को पानी की तरह बहाता है और वो उसके सामने उसकी इंसल्ट भी करता है। ये सारी चीजें देखकर एनसी इतने ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि सबसे पहले वो अपने बॉयफ्रेंड पे हाथ उठाती है। इसके बाद जब बाकी के दोस्त उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो एक एक करके सभी को ही थप्पड़ मारती है और पूल में गिरा देती है। उन सभी को ही अच्छी तरीके से थप्पड़ मारने के बाद और गाली देने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे जाने नहीं देता है। अचानक से उसके पैर को पकड़ता है और बाकियों को भी उसके पैर को पकड़ के उसे पूल के अंदर खींचने के लिए कहता है। कोइंसिडेंटली अचानक से एनसी को भी चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि उसे पानी से अब फियर हो चुका था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो लोग उसे पानी के अंदर खींच लेते हैं। पानी में गिरने के बाद बॉयफ्रेंड उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, उसका सर को बार बार पूल के अंदर डाल रहा होता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम के बाद जब उसे फिर से होश आता है तब वो देखती है कि उसके हाथों को पुल से बांध दिया गया है। पास ही में उसके बॉयफ्रेंड के तीनों दोस्त होते हैं, जो कि उसे अब भी परेशान कर रहे होते हैं और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े उसके मुंह में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। साथ ही वो उसके मुंह पे उसे सेड्यूस करने की भी बातें कह रहे होते हैं। तभी यहाँ पे बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो आते ही अपना रवैया पूरी तरीके से बदल देता है और कहता है कि जब तुम्हें सिस्टम के बारे में सब कुछ पता ही चल गया है तो हमारा साथ क्यों नहीं देती हो। देखो, जब एक बार लू वेवे सफल हो जाएगी और इंटरनेट सेलिब्रिटी बन जाएगी तब हम उस सिस्टम को रोक देंगे। तो क्या तुम तब तक ये सारी चीजें सह नहीं सकती हो। देखो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देखना चाहता हूँ। ये सुनकर एनसी अपनी पुरानी जिंदगी को याद करती है। वो कहती है कि अगर मैंने अपनी पुरानी जिंदगी नहीं जी होती ना तो मैं इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में इस समय भी फंस जाती, लेकिन क्योंकि मुझे मेरा अंत याद है तो मैं इस बार उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाली हूँ। वो उसकी बातें सुनती है, उसके ऊपर हंसती है और गुस्से में उसके मुंह के ऊपर थूक देती है और उसे घिनौना कहती है। वो कहती है कि मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती ये की थी कि मैंने तुमसे प्यार किया था, जिससे बॉयफ्रेंड इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वह एनसी का गला दबाने लगता है। वो इस बात को पूरी तरीके से भूल जाता है कि वो और लू वेवे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो उसका गला घोटने की कोशिश करता है तो लू वेवे को ही नुकसान होगा। यहाँ पे वो तो उसका गला घोटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसके साथ इसका सेम दर्द उसे भी सहना पड़ रहा होता है। लू वेवे को समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे तो एनसी उससे कह रही होती है कि अगर हिम्मत है तो वो उसे जान से मार डाले, जिस वजह से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एनसी कहती है कि देखते हैं इस बार कौन पहले मरता है, मैं मरती हूँ या फिर तुम्हारी प्यारी लू वेवे मरती है। जैसे उसे लू वेवे का ख्याल आता है वो तुरंत ही अपने हाथ को पीछे कर लेता है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता है, जिस वजह से वो उसे उसी हालत में पूल में छोड़ देता है अपने दोस्तों के साथ। उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा निकम्मे होते हैं, वो उसे पूरे टाइम परेशान करते रहते हैं, जिस वजह से वो फिर से बेहोश हो जाती है। कुछ समय के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे फिर से एक दूसरी जगह पे कैद कर दिया है। ये एक जगह का अंडरग्राउंड होता है जहाँ का तापमान -60 डिग्री होता है और उस जगह पे वो उसे बंद करके चला जाता है, ये सोचते हुए कि उसने उसे कैद कर लिया है। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि एनसी तो स्टार्टिंग से ही पूरी तैयारी के साथ थी। उसने अपने हाथों में एक ब्रेसलेट पहना होता है जिससे वो कभी भी अपने लिए मदद मांग सकती थी। जैसे ही वो अपने असिस्टेंट से मदद लेने वाली होती है वो देखती है कि उसके कमरे में कैमरा लगाया गया है और कैमरा एक्टिव भी है, मतलब कि कोई उसे इस समय देख रहा है। वो समझ जाती है कि ये लू वेवे हो सकती है।
तुरंत ही उससे गर्मी होने लगती है और लू वेवे उसे कॉल करके परेशान करने लगती है, क्योंकि वो इस समय बीच साइड पे होती है और बिना इसे परेशान किए उसे मजा कहाँ आता है, इसलिए वो उसे परेशान करती है, उसे ताने मारती है। एनसी के मन में हमेशा था कि आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी, इसलिए वो उसे पूछती है कि आखिर तुमने मुझसे ट्रिगर क्यों किया है। लू वेवे कहती है कि वो हमेशा से ही उसके बॉयफ्रेंड को पसंद करती थी और वो उन दोनों के बीच में आ गई थी। बाद में जब उसने उसके बड़े सी घर को देखा तब उसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया कि उसके पास हर एक चीज़ है, इसलिए वो सब कुछ उसे छीनना चाहती थी। ये सुनकर एनसी समझ जाती है कि स्टार्टिंग से ही उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था। वो उसके साथ इसलिए था ताकि वो लू वेवे को खुश कर सके ये सारी चीज़ देकर। वो तुरंत ही लू वेवे को उकसाने लगती है, जिस वजह से वो गुस्सा होती है और बॉयफ्रेंड के पास कॉल करती है। बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम्हें इस लड़की की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार जब तुम अपने मकसद में सक्सेसफुल हो जाओगी तो मैं ऐसे इंसानों को बेच दूंगा जिससे तुम अपना गुस्सा शांत कर लेना। ये सुनकर लू वेवे खुश हो जाती है और फोन को कट कर देती है, जिस वजह से कैमरा भी ऑफ हो जाता है। बस एनसी इसी मौके का तो इंतजार कर रही थी। जैसे ही कैमरा ऑफ होता है वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट के पास मैसेज भेज देती है उसे ले जाने का। थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पे हेलीकॉप्टर आती है और बहुत सारे बॉडीगार्ड उसके पास आ जाते हैं। एनसी एक बहुत ही बड़ी कंपनी एनसी ग्रुप की सीईओ होती है, तो दूसरी लाइफ मिलने के बाद वो पिछली लाइफ की तरह थोड़ी ना बेवकूफ़ होगी या फिर बेवकूफ़ी करेगी। उसने तो सब कुछ पहले से ही रेडी रखा होता है और वो 3 दिन ऐसे ही यहाँ पे घूम रही होती है ताकि वो लू वेवे को थोड़ा सा और अच्छा फील करा सके। जैसे उसका समय खत्म होता है वो तुरंत ही अंटार्कटिका के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस बात से बेखौफ बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ कार्ड्स खेल रहा होता है। अचानक से जब उसे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है तो वो कैमरा को चेक करता है, लेकिन कैमरा इस समय तक खराब हो चुका होता है। वो तुरंत ही अंडरग्राउंड की तरफ भागता है, लेकिन वो जगह खाली होती है। ये देखकर वो घबराते हुए बार बार एनसी को कॉल करता है, लेकिन वो उसके फोन को कट कर देती है क्योंकि वो अंटार्कटिका के लिए निकल रही थी। दूसरी तरफ जो बॉयफ्रेंड के फ्रेंड होते हैं वो तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एनसी एक बहुत ही बड़ी कंपनी की मालकिन है, तो वो इतनी आसानी से किसी को जाने नहीं देगी, इसलिए वो डर के मारे तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब कुछ देखकर बॉयफ्रेंड भी परेशान होने लगता है। वो तुरंत ही लू वेवे को कॉल करता है। लू वेवे इसमें अपना इंटरव्यू दे रही होती है। बॉयफ्रेंड के कॉल को देखकर वो उस साइड में जाकर बात करने की कोशिश करती है। बॉयफ्रेंड भी उसे बताने वाला होता है कि एनसी भाग गई है, तभी उसके पास उसके आईपैड पे किसी का कॉल आता है। वो उस कॉल को रिसीव करती है। सामने से एनसी उससे बात करती है। वो कहती है कि हाय सरप्राइज, तुम क्या गेस कर सकती हो कि मैं इस समय कहाँ पे हूँ? अंटार्कटिका में। जैसे वो इस नाम को सुनती है वो डर जाती है और उसके हाथ से उसका फोन और आईपैड दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। बॉयफ्रेंड तुरंत उसके पास आता है और दोनों साथ में एनसी की कंपनी जाते हैं ताकि वो उससे बात कर सके कि आखिर वो उन्हें परेशान क्यों कर रही है। लू वेवे को तो अब डर हो रहा होता है कि वो अंटार्कटिका पहुंच गई है तो ठंड से उसकी कुल्फी जम जाएगी, लेकिन बॉयफ्रेंड को अभी भी इस बात पे भरोसा नहीं होता है कि वो इतनी दूर जा सकती है। इसीलिए वो दोनों कंपनी पहुंचते हैं, लेकिन अंदर उन्हें एंट्री नहीं मिलती है। तभी यहाँ पे एक वर्कर आता है और यहाँ पे शोर शराबा ना करने के लिए कहता है, लेकिन बॉयफ्रेंड तो उसके ऊपर ही चढ़ने लगता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ की बॉस है और तुम उसके पालतू कुत्ते हो, इसीलिए तुम्हें मेरे सामने ज्यादा भौंकना नहीं चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं अपने बॉस के लिए काम करता हूँ, लेकिन आप कौन हो मुझे ये सब कुछ कहने वाले? अच्छा होगा कि आप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन बॉयफ्रेंड तो उसके ऊपर चढ़ने लगता है, उसकी इंसल्ट करने लगता है। तभी यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि गाड़ी में लॉक लगा देते हैं, क्योंकि ये कंपनी की प्रॉपर्टी होती है। वर्कर कहता है कि ये कंपनी की है, इसलिए कंपनी इसे वापस ले रही है। अगर आपको ये चाहिए तो आप इसे खरीद सकते हो। और तो और आपने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शोर शराबा किया है, इसलिए मैं पुलिस को भी कंप्लेंट कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंप्लेंट ना हो तो जल्दी से जुर्माना भर दो। आपको जुर्माना सिर्फ 200 युआन भरना होगा। ये सुनकर वह कहता है कि क्या इतने पैसों के लिए तुम मेरी इंसल्ट कर रहे थे? चलो मैं तुम्हें 2000 युआन दे देता हूँ। ऐसे कहते हुए वो पैसा पे करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके कार्ड को तो फ्रीज कर दिया गया है, जिससे लू वेवे और बॉयफ्रेंड दोनों को ही गुस्सा आता है। दोनों ही एनसी को गाली देने लगते हैं। इस समय एनसी भी लू वेवे को कॉल करती है। जब वो उसी किसी कमरे में देखती है तब उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उसे बस परेशान करने के लिए वो सब एक्ट कर रही थी। असल में अंटार्कटिका नहीं गई है। वहीं पे बॉयफ्रेंड भी होता है, वो भी उसके ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई हो। मैंने तो तुम्हें कुछ टाइम पहले ही पनिश किया था, लेकिन तुम्हारी आदतें बिल्कुल भी नहीं सुधरी है। अब तुम अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी, अपनी कंपनी, अपने घर, अपने पैसे मेरे नाम नहीं कर देती हो, तब तक मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। अब बॉयफ्रेंड इतनी बेशर्मी से एनसी की सभी चीजें हक से मांग रहा होता है कि जैसे कि वो सारी चीजें उसकी ही हैं। एनसी उसकी बेहूदगी के ऊपर हंसती है और कहती है कि तुम्हारे घर में आईना है, अगर नहीं है तो जाओ एक जगह पे पेशाब करना और उसमें अपनी शक्ल देखना। तुम्हारी शक्ल कितनी ज्यादा घिनौनी है, मुझे तो तुम्हें देखकर उल्टी आती है, लेकिन मैं क्या करूं, ये मेरे मैनर्स हैं कि मैं यहाँ पे उल्टी नहीं कर रही हूँ। ऐसी बेइज्जती करवा के तो इनका मन नहीं भरता है। वो एनसी को और भी ज्यादा भला बुरा कहने लगते हैं, जिस वजह से एनसी उसे कहती है कि अगर वो उसे और भी ज्यादा उकसाएंगे तो वो बाहर चली जाएगी। ये सुनकर वो लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि एनसी इस समय अंटार्कटिका में है। एनसी कहती है कि ठीक है, तुम लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो तो मुझे बाहर ही चले जाना चाहिए। वो तुरंत ही बाहर निकल जाती है कमरे से। साथ ही वो बाहर पहुंचने के बाद अपना मोटा वाला जैकेट भी बाहर निकाल देती है, जिससे ठंडी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन उससे तो कुछ नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ लू वेवे
जो कि गर्म जगह पे होती है, पर फिर भी ठंड की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। उसकी स्किन धीरे धीरे जमने लगती है, पर फिर भी उसका दिमाग ठिकाने नहीं आता है। वो अब भी एनसी के साथ बदतमीजी से बात करती है और उसे ऑर्डर देती है कि वो रूम के अंदर चली जाए, लेकिन वो मना कर देती है, जिससे ये लोग गुस्सा हो जाते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असिस्टेंट जाने नहीं देता है और वो लोग फिसल कर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बावजूद भी इनका एटीट्यूड कम नहीं होता है। वो अब भी एनसी के साथ एनसी भी उन्हें सबक सिखाने के लिए कहती है कि ठीक है, जिसके बाद वो अपनी स्कार्फ निकाल देती है, अपने ऊपर वाली शर्ट भी निकाल देती है, जिससे लू वेवे को और भी ज्यादा ठंड लगने लगती है। उसकी बाहरी स्किन तो जलने भी लगती है। बॉयफ्रेंड ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि जल्दी से वो कपड़े पहन ले, नहीं तो वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेगा। एनसी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती है। वो कहती है कि ठीक है, ब्रेकअप कर लो। तभी उसके पास उसकी कंपनी से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसी कंपनी से निकाल दिया गया है और जल्द से जल्द आकर वो अपना सामान लेकर जाए, नहीं तो उसके सामान को फेंक दिया जाएगा। वो गुस्से में अपने बॉस से पूछता है कि उसके बॉस उसे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वो तो कंपनी के लिए बड़े बड़े क्लाइंट लेकर आता था। बॉस तुरंत ही उससे कहता है कि जितने भी क्लाइंट तुम लेकर आते थे ना, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से आते थे और मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से ही तुम्हें काम पे रखा था। उसी समय एनसी उसे कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हारे काम को तुमसे छीन लिया, तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं था ना कि मेरी वजह से तुम्हारा काम चल रहा है। तभी वो खुद से कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हो सकती हूँ। मैं उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और उसे नीचा नहीं दिखाना चाहती थी, जिस वजह से उसकी नजरों पर मैंने एक छोटी सी कंपनी चलाने का फैसला किया था और हमेशा एक घर पे रहकर मैं उसका ख्याल रखती थी। साथ ही चोरी छिपे मैं उसकी कंपनी में भी उसे सपोर्ट करती थी, लेकिन उसके बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। इनफैक्ट अब भी बॉयफ्रेंड उसकी बातों पे भरोसा नहीं कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो उसके सामने सिर्फ फ्लेक्स कर रही है, उसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं मिला है, उसने सब कुछ अपने बलबूते पे ही हासिल किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लू वेवे के दिमाग काफी हद तक ठिकाने आ गया होता है। वो एनसी से माफी मांगती है और उसे कपड़े पहनने के लिए कहती है। साथ ही वो बॉयफ्रेंड से भी मदद मांगती है कि वो उसे मनाने में रिक्वेस्ट करे, लेकिन वो तो गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि मैं अपने बॉस के ऊपर कंप्लेन करूंगा कि आखिर उसने मुझे कंपनी से ऐसे कैसे निकाल दिया। इसके बाद वो लू वेवे को उसके हाल पे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। एनसी कहती है कि देखो, वो लड़का ना ही मुझसे प्यार करता है और ना ही तुमसे, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए हम दोनों के साथ था। लेकिन लू वेवे उसकी बातों पे भरोसा नहीं करती है। वो कहती है कि तुम बस हम दोनों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा, तुम्हारी बातें तो मुझे अंदर से और भी ज्यादा गर्मी फील करा रही हैं। ऐसा लग रहा है मुझे ये कपड़ा भी खोल देना चाहिए। इसे कहते हुए जैसे कपड़े को खोलने की कोशिश करती है, तुरंत ही लू वेवे डर जाती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो चाहो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि पहले ही मेरे बॉडी पे काफी सारे जख्म हो चुके हैं। एनसी कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि तुम सिस्टम को फिर से यूज करो और अपनी जगह से मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड को चेंज कर दो। ये सुनकर पहले तो लू वेवे मना करती है, लेकिन जब एनसी कपड़े खोलने का फिर से धमकी उसे देती है, वो तुरंत ही सिस्टम का यूज करती है और अपने आप को बॉयफ्रेंड की जगह पे रिप्लेस कर देती है। वहीं दूसरी तरफ बॉयफ्रेंड अपनी कंपनी पहुंचता है, जहां पे गार्ड उसे बाहर रोक देता है। वो बहुत ही रूड तरीके से उससे बात करता है और कहता है कि वो कंपनी का होने वाला वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए वो उसे अंदर जाने दे। लेकिन वो उसे जाने नहीं देता है, बल्कि उसे ये कहता है कि तुम्हारी सभी चीजें कचरे में हैं। ये सुनकर वो उसके साथ हाथापाई करने वाला था, लेकिन अचानक से उसे भी ठंडी महसूस होने लगती है। वो तुरंत ही थोड़ी देर के अंदर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो वापस आता है, तब उसे पता चलता है कि लू वेवे ने अपनी जगह उसके साथ रिप्लेस कर दी है। ये सुनकर तो वह पहले एनसी को समझाने की कोशिश करता है कि वो उस लड़की को जान से मार डाले, कुछ भी करे, वो बीच में नहीं आएगा, लेकिन बस वो उसे छोड़ दे। ये सुनकर तो दोनों के बीच में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब तक दोनों ही एक दूसरे का साथ दे रहे थे, लेकिन अब दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो चुके थे। आगे बॉयफ्रेंड फिर से एनसी से माफी मांगता है। वो कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, अगर वो चाहे तो अपनी बहन को भी छोड़ सकता है, उसे खत्म कर सकता है, वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। बस वो एक बार उसे माफ कर दे। उसे उसकी कोई भी संपत्ति नहीं चाहिए, ना ही वो उसे जान से मारना चाहता है। वो तो अब उसके साथ सुकून से रहना चाहता है। ये सुनकर एनसी भी सोचती है कि इसके लिए इतनी सजा बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। वो उसके लिए कुछ बड़ा सोच कर रखी होती है, इसलिए वो उसे माफ करने का नाटक करती है और कहती है कि कुछ ही देर के अंदर तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलेगा। बॉयफ्रेंड को ऐसा लगता है कि शायद वो उससे मिलने के लिए वापस आ रही है। फोन करते ही लू वेवे उसके ऊपर गुस्सा करती है, लेकिन उससे पता चलता है कि वो तो बस उसके सामने नाटक कर रहा था, ताकि वो फिर से एनसी को अपनी बातों में फंसा सके। ये सुनकर वो भी उसके ऊपर भरोसा कर लेती है, क्योंकि दोनों एक ही जैसे थे। आगे बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम पहले की तरह सिस्टम को चेंज कर दो, क्योंकि मैंने अपनी प्यारी एनसी के लिए कुछ बड़ा सोच कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ हम एनसी को देखते हैं, जो कि यहाँ पे अकेली बैठी होती है। तभी यहाँ से एक लड़का गुजर रहा होता है, जो कि सैन ग्रुप का सीईओ सैन यन होता है। वो उसे देखते ही उसके पास आ जाता है, उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अवॉइड करने लगती है। तब वो उसे इंटरनेट पे चल रहे उसकी अफवाहों के बारे में बताता है कि एक लड़की उसकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रही है। फिर वो लू वेवे की वीडियो भी उसे दिखाता है, जिसमें लू वेवे अपने फैंस के सामने ये कह रही होती है कि उसके सिस्टर इन लॉ ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो कोई काला जादू सीख कर आई है, जिस वजह से वो उसे अंदर ही अंदर तड़पा रही है। उसके बॉडी पे इतने सारे चोट हैं और तो और उसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये सारी चीजें वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसका हस्बैंड, जो कि उसका भाई है, वो उसे ज्यादा फेवर करता है।
ये सारी बातें देखकर जहां आम पर्सन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आना चाहिए, वहीं पे एनसी ये सब कुछ देखने के बाद भी शांत रहती है। सीओ ये सब कुछ देखकर उससे पूछता है कि वो इतनी ज्यादा शांत क्यों है, तो वो कहती है कि वो जो कुछ भी कह रही है उसके पीछे मैं ही हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे सीओ का असिस्टेंट आता है और उसके भी यही राय होते हैं कि एनसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन सीओ किसी भी बातों पे ध्यान नहीं देता है। वो कहता है कि इस इंटरनेट सेलिब्रिटी के बारे में मुझे पता लगा कर बताओ कि ये कौन है, और मैं चाहता हूँ कि कल तक इसकी पूरी रेपुटेशन तुम खराब कर दो और ये इंडस्ट्री में बिल्कुल भी दिखनी नहीं चाहिए। आगे हम एनसी को देखते हैं। जब वो अंटार्कटिका से वापस लौटी है तब उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि कल तक तो वो लड़की ने सभी लोगों को उकसा दिया था, लेकिन शाम तक उसकी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो गई, क्योंकि जिस वो एमएनसी कॉर्पोरेशन के थ्रू ये लाइव स्ट्रीमिंग करती थी और पैसे कमाती थी, उसी ने उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया। साथ में हमें वो फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, क्योंकि ये एमएनसी कंपनी सैन ग्रुप के प्रेसिडेंट के अंडर आती थी, इसीलिए उसने लू वेवे की जिंदगी बर्बाद कर दी और उसे कंपनी से निकाल दिया। साथ ही झूठे इल्जाम लगाने की वजह से वो उसे बहुत सारा पैसा मांगता है और साथ ही उसे इंडस्ट्री में ब्लैकआउट कर देता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पुलिस स्टेशन जाकर उसकी कंप्लेंट कर देती है। कुछ समय के बाद पुलिस वाले एनसी के पास कॉल करते हैं और लू वेवे के बारे में बताते हैं कि उसकी बॉडी पे जितने भी चोट है उसकी वजह वो उसको बता रही है। वो बिना किसी झिझक के अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पे पहुँच जाती है, जहाँ पे लू वेवे होती है वो अपनी चोट के बारे में ऑफिसर को समझा रही होती है कि उसकी बॉडी पे जितनी भी चोट है उसकी सिस्टर इन लॉ ने ये सारी चीजें की है क्योंकि वो कोई ब्लैक मैजिक करती है, और जैसे वो एनसी को देखती है वो पागलों की तरह उसे मारने की कोशिश करने लगती है। बीच में बॉडीगार्ड आते हैं और उसका बचाव करते हैं। ये सब कुछ देखकर एनसी कहती है कि आप तो एक ही सकते हो, जिस तरीके से इसकी हालत है और जिस तरीके से ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, मुझे तो शक हो रहा है कि ये कहीं पागल तो नहीं है ना। लू वेवे सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एनसी को गिरफ्तार कराने के लिए वो अंटार्कटिका की बात यहाँ पे छेड़ देती है कि वो कुछ समय पहले अंटार्कटिका गई थी, जहाँ पे जाने के बाद उसने बहुत ही ज्यादा कम कपड़े पहने थे, जिस वजह से उसे ठंडी लगने लगी, उसकी बॉडी में सारी चीजें होने लगी। अब वो ऐसे सिस्टम की मदद से जिस तरीके से एनसी को परेशान करती थी वो सारी बातें यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी भी आम पर्सन के लिए सब कुछ सुनना और समझना बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल था। एनसी उससे कहती है कि तुम बता रही हो कि मैंने तुम्हारे साथ ये सारी चीजें की, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? अगर है तो लाओ। लेकिन उसके पास कोई एविडेंस नहीं होता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लू वेवे उसे रोकने की कोशिश करती है और पागलों की तरह एक्ट करने लगती है। ये देखकर ऑफिसर भी उसे डांटते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम आपके ऊपर कदम चला देंगे कि आप किसी को हैरेस करने की कोशिश कर रहे हो, और साथ ही आपकी हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको हमें अस्पताल भेज देना चाहिए। ठीक उसी समय लू वेवे के पास किसी का कॉल आता है। असल में वो पैसे लेने वाले लोगों का कॉल होता है, क्योंकि लू वेवे ने कुछ लोगों से बहुत सारा पैसा लिया होता है, जो कि पैसा वापस लेने के लिए उसके घर पे आते हैं, उसे धमकाते हैं और उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। उनके कॉल को देखकर वो घबरा जाती है और डर के मारे ऑफिसर से कहती है कि वो जेल के अंदर ही रहना चाहती है। अब पुलिस को पक्का बिलीव हो जाता है कि ये पागल है। कुछ ही समय के अंदर यहाँ पे बॉयफ्रेंड आ जाता है, जो कि लू वेवे को अपनी बहन बताते हुए कहता है कि वो पागल है और हॉस्पिटल से भाग कर आई है, और वो इसी के थ्रू उसे वहाँ से बाहर लेकर चला जाता है। बाहर आने के बाद वो लू वेवे से कहता है कि वो एनसी से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी जॉब चली गई है और इसमें वो चाहता है कि वो उसकी मदद करे। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि ये सिस्टम सिर्फ फीलिंग ही एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं करता है, बल्कि पेन भी करता है। ऐसे कहते हुए अपने पास से चाकू निकालता है और उसकी मर्जी ना होने के बावजूद भी उसके हाथ पे कट लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ एनसी, जो कि अपनी कंपनी में होती है, उसे अपने असिस्टेंट से एक फाइल मिलती है जिसे सीईओ ने उसके लिए भेजा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी कंपनी में काफी बड़ा घोटाला किया है। और तभी उसके हाथों पे चोट के निशान और दर्द दोनों ही उसे फील होने लगते हैं। वो समझ आती है कि इसके पीछे लू वेवे नहीं हो सकती है, इसके पीछे जरूर उसका बॉयफ्रेंड होगा। वो उसे ढूंढते ढूंढते अपने मेंशन पहुंचती है, जहाँ पे वो देखती है कि मेंशन की हालत उसके बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों ने बहुत ही ज्यादा खराब कर दी है। चारों तरफ उन्होंने ड्रिंक पिया है, कार्ड्स खेले हैं और पूरे मेंशन की वाट लगा दी है। ये सब कुछ देखकर वो सभी को डांटती है और यहाँ से चले जाने के लिए कहती है मुआवजा देने के बाद, लेकिन बॉयफ्रेंड जाने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अमीर हो, इसीलिए तुम्हारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे मेरे हवाले कर दो और मेरे साथ रह जाओ। एनसी कहती है कि बस तुम मुझसे इतना ही चाहते हो। तभी वो अपनी बहन को बुलाता है और कहता है कि इससे माफी मांग लो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। ऐसे कहते हुए वो लू वेवे को उकसाता है और उसके हाथों में खंजर रख देता है ताकि वो एनसी को धमका सके, लेकिन एनसी भी पीछे नहीं हटती है। वो वाइन के एक बोतल को तोड़ती है और सीधा अपने गर्दन पे रख लेती है। वो कहती है कि मैं भी देखती हूँ तुम मुझे ज्यादा चोट पहुँचाती हो या फिर मैं तुम्हें ज्यादा चोट पहुँचाती हूँ। ये सुनकर वो डरने लगती है, पीछे हटने लगती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए एनसी उसे और भी ज्यादा डराती है और कहती है कि तुम्हें किसी और के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए, इसीलिए अगर तुम खुद की जान बचाना चाहती हो तो जल्दी से इस सिस्टम को यहीं पे खत्म कर दो, नहीं तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी, जिसके साथ तुम भी खत्म हो जाओगी और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ये सुनकर वो डरने लगती है। बॉयफ्रेंड उससे जोर देता है कि वो ये सब कुछ ना करे
करे, लेकिन वो डर के मारे इस चीज को यहीं पे खत्म कर देती है और बेहोश हो जाती है। ये देखकर सभी वहाँ से कि उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब वो इस बात से पर्दा हटा देती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पास एक भी पैसा नहीं है। ये सुनते ही जैसे ही लड़कों को पता चलता है कि इसके पास पैसे नहीं है, वो बहाना बनाते हैं और चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सीओ सैन को देखते हैं, जिससे अपनी कनेक्शन से पता चलता है कि एनसी किसी प्रॉब्लम में है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए अपने असिस्टेंट के साथ पहुंच जाता है। और अंदर बॉयफ्रेंड ये सारी चीज देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि तुम्हारे पास कुछ प्रॉपर्टी थी जिन्हें मैंने पहले ही कब्जा कर लिया है। ये सुनकर वो कहती है कि कौन सी प्रॉपर्टी। तब वो एक प्रॉपर्टी के पेपर्स और उसके एक छुपा हुआ कार्ड बाहर निकालता है और कहता है कि अब भी उसके पास कुछ प्रॉपर्टी बची हुई है। एनसी को इस बात से ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन जब वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके सिग्नेचर की कॉपी की है तब उसे बड़ा ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो इतनी सी चीजें दिखाकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि एनसी के लिए ये सारी चीजें इतनी ज्यादा मामूली थी कि वो इन सब के बारे में भूल भी चुकी थी। बॉयफ्रेंड उसे अभी याद दिला रहा होता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो उसे माफी मांगे और उसके साथ चली जाए। तभी यहाँ पे बॉयफ्रेंड की मॉम आ जाती है। जब तक उन्हें पता था कि एनसी के पास पैसे हैं तब तक वो उसके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करती थी, लेकिन आज जब उन्हें पता चलता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है तब वो उसके साथ बदतमीजी से बात करने लगती है और अपने परिवार के बेकार से तौर तरीके उसे बताने लगती है कि अगर वो परिवार में आना चाहती है तो सबके नीचे उसे दबकर रहना होगा, क्योंकि उसके पास ना ही पेरेंट्स हैं और ना ही पैसा है। वो एक कंगाल लड़की है, इसलिए उसे सब कुछ सहना होगा। एनसी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, आपका बेटा इतना ज़्यादा अच्छा है कि मुझे उसके साथ रहने के लिए सारी चीज़ें करनी होगी, और वैसे भी आपके पास अभी जो कुछ भी है वो मेरा ही दिया हुआ है। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुम लोगों को सजा दूंगी, लेकिन अब लगता है कि मैंने जितनी भी चीज़ें दी हैं मुझे उन सभी चीज़ों को वापस ले लेनी चाहिए। लेकिन मॉम तो ये सुनकर गुस्सा होने लगती हैं और उसे कहती हैं कि जो उनके पास है अब वो उनका है और उसका कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें सुनकर उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे थप्पड़ ही लगा देती है और चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। लेकिन बॉयफ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस वजह से एनसी उसे भी नहीं छोड़ती है, उसे भी पीटने लगती है, जिस वजह से वो लोग हार मानते हैं और चुपचाप वहाँ से जाने वाले थे। बट अचानक से वो लोग एनसी को पकड़ लेते हैं, उसके फोन का यूज करते हैं और पैसा जितना भी है उसके बैंक में वो ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। बट सही समय पे यहाँ पे सीओ आ जाता है, जो कि बॉयफ्रेंड को अच्छी तरीके से सबक सिखाता है। उसी वक्त यहाँ पे सीओ आ जाता है। सीओ को देखकर एनसी उसे पहचान लेती है, लेकिन बॉयफ्रेंड को सीओ को देखकर यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो कोई कॉलेज स्टूडेंट है उसके कपड़े की वजह से, इसलिए वो उसे उलझने के लिए आगे बढ़ता है। तब सीओ आगे बढ़ के उस पे हमला कर देता है, साथ ही एनसी भी उसे नहीं छोड़ती है, जिसके बाद वो और उसकी मम दोनों इन्हें धमकाने लगती हैं कि वो लोग जाकर रिपोर्ट कर देंगे कि उन्होंने उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। ये देखकर सीओ इस बात को यहीं पे खत्म करने के लिए काट देता है और एनसी के साथ वहां से चला जाता है। बॉयफ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है, तब बॉडीगार्ड आगे बढ़ते हैं और उसे बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। तब पता चलता है कि सीओ ने उसे काट क्यों दिया था। वहीं दूसरी तरफ एनसी भी सीओ को कोई कॉलेज स्टूडेंट समझ रही होती है, इसलिए वो उसे लिफ्ट दे देती है और इसके साथ ही अपने वीचैट पे भी उसे ऐड कर लेती है। इसके बाद वो उससे घर छोड़ती है और वहाँ से चली जाती है। अब सीओ उसे पसंद करता था, इसलिए वो उसके बारे में अपने मॉम को भी बता देता है। नेक्स्ट सीन में हम बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो कि अपने कनेक्शन और थोड़े बहुत पैसों का यूज करते हुए एन ग्रुप में घुसने की कोशिश करता है और वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बनने की कोशिश कर रहा होता है। उसके एटीट्यूड को देखकर मैनेजर उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता है और कहता है कि प्रेसिडेंट के आने का इंतजार करें। कुछ टाइम के बाद एनसी कंपनी में एंटर होती है और वो कैबिन में जा रही होती है। बॉयफ्रेंड उसे देखकर रुक लेता है। उसे ऐसा लगता है कि वो उसके पीछे पीछे यहाँ तक आई है, क्योंकि वो अब भी उसे पसंद करती है और वो उसे मनाने के लिए आई है। एनसी उसकी बेवकूफ़ी पे हंसती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि ये कंपनी उसकी है और बॉयफ्रेंड उसकी इंसल्ट कर रहा होता है। वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती है और चुपचाप अपने कैबिन में चली जाती है। कुछ समय के बाद जब उसका टाइम आता है तब वो अंदर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेसिडेंट की जगह पे देखकर हैरान हो जाता है। वो मन ही मन ये सोच लेता है कि वो कोई कर्मचारी होगी और यहाँ पे ऐसे ही बैठी है, इसलिए वो उसे उस कुर्सी से उठाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि इतना घमंड किस बात का, तुम यहाँ पे सफाई कर्मी हो, अपने आप को प्रेसिडेंट बिल्कुल भी मत समझो, क्योंकि कुछ समय के बाद जब यहाँ के प्रेसिडेंट आएगा तब मैं उससे मिलकर यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। उसके बाद तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। इतने कॉन्फिडेंस से वो उससे बातें कर रहा होता है कि जैसे वो सच में यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। एनसी उसकी पूरी बकवास बातें आराम से सुनती है और कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं ही इस कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन वो उसे अब भी सीरियसली नहीं ले रहा होता है और उसकी इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहा होता है। ये देखकर एनसी उसे यहाँ से निकालने के लिए किसी को कॉल करती है, लेकिन वो उसे बीच में रोक देता है और उसे ओवर एक्टिंग ना करने के लिए कहता है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है और उसे खींचकर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि एक थप्पड़ से तुम्हारा दिमाग सही तो हो गया ना, कि मुझे दूसरा थप्पड़ यूज करना होगा। लेकिन थप्पड़ खाने के बावजूद भी इसका दिमाग ठिकाने नहीं आता है। उसे ऐसा लगता है कि वो अभी उसके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रही है। वो खुद ही आगे बढ़ता है और इसकी कंप्लेंट कर देता है। साथ ही वो कुछ लोगों को भी बुलाता है ताकि वो इसे यहाँ से निकाल सके। कुछ देर के अंदर यहाँ पे मैनेजर आ जाता है। मैनेजर को देखकर वो उसके सामने पूरा शो ऑफ मारता है कि वही यहाँ का मालिक है और वह एनसी को यहाँ से निकालना चाहता है, जो कि यहाँ की सफाई कर्मचारी है। फिर वो सुरक्षा गार्ड को भी उसे पकड़कर यहाँ से बाहर फेंकने के लिए कह रहा होता है। ये सारी चीजें वो फुल कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा होता है, लेकिन बॉडीगार्ड
एनसी के सामने जाकर झुक जाते हैं और उसे बॉस कहने लगते हैं। मैनेजर एक पेपर उसे दिखाता है और कहता है कि पता नहीं कैसे लेकिन इस पर्सन ने आपके सिग्नेचर की कॉपी कर ली है। ये देखकर तो एनसी को बड़ा ही गुस्सा आता है कि बड़ा ही बेकार बंदा है, किसी भी इंसान की सिग्नेचर का कॉपी ऐसे ही कर ले रहा है और उससे फायदा निकाल रहा है। उसके सामने उस पेपर को फाड़ देती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा बेशर्म हो, किसी के भी सिग्नेचर की कॉपी कर ले रहे हो। वैसे मैं ही यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ और मैं तुम्हें अब पूरी तरीके से बर्बाद करने वाली हूँ, जिसका सफर अब स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मेरे रहते तुम्हें कहीं पे भी काम नहीं मिल सकता है। ये सुनकर उसका दिमाग ठिकाने आ जाता है, तुरंत ही घुटने पे आ जाता है और उसे माफी मांगने लगता है। उससे कहता है कि तुम इतनी ज्यादा रिच, इतनी ज्यादा पावरफुल हो, तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी गलत नहीं करता, हम दोनों साथ में एक आराम की जिंदगी गुजारते। एनसी कहती है कि अगर मैंने ये सब कुछ नहीं किया होता तो तुम्हारा असली चेहरा कैसे दिख पाती। एक्स बॉयफ्रेंड तब भी पीछे नहीं हटता है, वो उसे फिर से मनाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वो उसे प्यार करता है, वो उसे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जब वो उसे मना कर देती है तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे सामने इतना ज़्यादा नाटक करने का क्या फ़ायदा है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कंगाल हूँ। इसके बाद वो अपनी मॉम के पास कॉल करता है और कहता है कि जितने भी पैसे मैंने आपको ट्रांसफ़र किए थे वो सारे पैसे मेरे पास ट्रांसफ़र कर दो। इसके बाद वो एनसी से कहता है कि अभी मेरे पास बहुत सारा पैसा है, जिसके बाद वो अपना बैंक अकाउंट उसे दिखाने लगता है, लेकिन एनसी उसके अकाउंट को देखकर हंसने लगती है क्योंकि उसके अकाउंट में 0 बैलेंस होता है। ये देखकर वो अपनी मॉम से पूछता है कि सारे पैसे कहाँ गए, तब वो कहती है कि बैंक वालों ने कहा था कि वो पैसा मारा नहीं है, इसलिए उन्होंने जिसका था उसे दे दिया है। ये सुनकर वो बैंक के पास कॉल करता है और पता करने की कोशिश करता है, लेकिन बैंक वाले भी साफ तौर पे उसे कुछ नहीं बताते हैं, क्योंकि ये एनसी का पैसा होता है तो उसने अपने तरीके से अपना पैसा वापस ले लिया होता है और एक्स बॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी यहाँ पे भागते हुए लू वेवे आती है और उसे मदद मांगती है, ये कहते हुए कि पैसे वसूल करने वाले लोग उसे अभी परेशान कर रहे हैं, इसलिए उससे पैसा चाहिए। और जब वो पैसा नहीं देता है तब वो उसके ऊपर चाकू निकाल लेती है और उसे डराने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि इसके पैसे भी उसी के पास होते हैं। वो तुरंत ही उसका ध्यान भटकाता है, उसके हाथ से चाकू लेता है और एनसी के ऊपर तान देता है और कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा जाना है तो जल्दी से मेरे पैसे वापस कर दो। एनसी पैसे देने के लिए मान जाती है, वो तुरंत ही चेक तैयार करती है और कहती है कि चाकू तुम नीचे रख दो, लेकिन वो चाकू नहीं रख रहा होता है, इसलिए वो लू से कहती है कि तुम्हारे लिए पैसा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसके हाथ से चाकू नीचे कर दो। वो तुरंत ही उसके हाथ पे मारती है, चाकू नीचे गिरता है और एनसी तुरंत ही चाकू को पैरों से मार के दूसरी साइड कर देती है, लेकिन एक्स बॉयफ्रेंड को पता होता है कि वो उसे पैसे नहीं देगी। लू वेवे तुरंत ही उसके सामने झुक जाती है, उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे पैसे दे दे। वो कहती है कि ठीक है मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन तुम दोनों को मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगना होगा। एक्स बॉयफ्रेंड तो तुरंत ही मना कर देता है, लेकिन लू वेवे उसे थप्पड़ मारती है और घुटने टेकने पे मजबूर कर देती है, जिसके बाद वो उसे माफी भी मांगता है। तब जाकर वो चेक उन्हें देती है, लेकिन ये पूरी तरीके से खाली होता है, ना ही इसमें अमाउंट होता है और ना ही इस पे उसके सिग्नेचर होते हैं। ये देखकर दोनों गुस्सा कर रहे होते हैं, तब वो कहती है कि मैंने पैसा तो भेज दिया है। ये देखकर एक्स बॉयफ्रेंड लू वेवे से अपने पास $1 भेजने के लिए कहता है ताकि वो टोटल अमाउंट चेक करे। जैसे वो $1 उसके पास ट्रांसफर करती है, वो $1 उसके पास ना जाकर एनसी के अकाउंट में चला जाता है। इसे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कोई भी समझ नहीं पाता है कि ये क्या चल रहा है। एनसी कहती है कि अब से तुम जितना भी पैसा कमाओगे वो सारा का सारा मेरा होगा, क्योंकि आज तक तुमने मेरे बहुत सारे पैसे बर्बाद किए हैं जिन्हें तुम्हें मुझे वापस करने होंगे। ये लोग अभी समझ नहीं पा रहे होते हैं, तब एनसी बता देती है कि अब से उसका एक्स बॉयफ्रेंड जितने भी पैसे कमाएगा वो उसके पास नहीं बल्कि उसी सीक्रेट सिस्टम की मदद से एनसी के अकाउंट में खुद ब खुद चला जाएगा। एक्स बॉयफ्रेंड पूछता है कि उसके पास अब भी सीक्रेट सिस्टम कैसे है, तभी वो बताती है कि किसी ने उसे गिफ्ट किया था। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि एनसी को उसके असिस्टेंट के थ्रू एक बॉक्स मिला था जिसे सीओ सैन ने उसके लिए भेजा था। जब वो बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर से उसे एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल मिलता है। अचानक से वो उसके बटन को प्रेस कर देती है और तभी अचानक से वो सीक्रेट सिस्टम भी ऑपरेट हो जाता है, जो कि उसे बताता है कि वो किसके साथ अपना मनी ट्रांसफर स्टार्ट करना चाहती है। वो किसी भी पर्सन का नाम ले सकती है जिसके अकाउंट से बिना किसी मेहनत के उसके सारे पैसे उसके पास आ सकते हैं। पहले तो एनसी को ये सब कुछ देखकर अजीब लगता है, क्योंकि उसके अलावा वो सारी चीज़ कोई और नहीं देख पा रहा था, लेकिन जब उसे कार्ड मिलता है कि अपना बदला लेने के लिए इसे यूज़ करो तब वो खुश हो जाती है और समझ जाती है कि ये सब क्या है। इसी समय उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नाम लिया होता है और इसी वजह से उसके अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो उसके पास ट्रांसफर हो गए। सब सुनकर उससे बड़ा ही गुस्सा आता है, वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मैनेजर उससे पहले उसके ऊपर वार कर देता है। साथ ही जितने भी यहाँ पे गार्ड होते हैं वो उसे पकड़ते हैं और एनसिन के कहने पे उसे कंपनी से बाहर फेंक देते हैं। लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी वो लोग पीछे नहीं हटते हैं, वो एनसी को दूसरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनसी अपने न्यू पर्सनल असिस्टेंट का इंतजार कर रही होती है और साथ ही मैनेजर को डांट भी रही होती है। उसी वक्त उसके कैबिन में सीओ सैन भी आ जाता है। उसे देखकर उसे गलतफहमी हो जाती है और वो उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट समझ लेती है। सीओ भी उसकी इस गलतफहमी को दूर नहीं करता है, क्योंकि वो भी उसके साथ समय बिताना चाहता था, इसीलिए वो उसके साथ नेक्स्ट होने वाली मीटिंग में भी जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसके जाते ही यहाँ पे रियल पर्सनल असिस्टेंट आ जाती है, जिसे देखकर सीओ तुरंत ही उसके पास काफी सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है ताकि वो यहाँ पे ना रहे और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ना ही उसके बारे में किसी को पता चले। वो लड़की भी खुश हो जाती है, अपना कार्ड सीओ को देती है और वहाँ से निकल जाती है। बाहर आती है उसके पास
सू ग्रुप की प्रेसिडेंट सू उसके पास कॉल करती है, जिसने जासूसी के लिए इस लड़की को यहाँ पे भेजा था, लेकिन जब उसे बहुत सारा पैसा मिल जाता है तब वो जासूसी करने के बारे में छोड़ देती है और यहाँ से चली जाती है। सू को इससे बड़ा गुस्सा आता है। उसी वक्त उसके पास ब्लू वेवे कॉल करती है और दोनों साथ में मिलकर एनसी को बर्बाद करने का प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनसी अपनी मीटिंग के लिए दूसरी जगह पे पहुंचती है। सभी लोग उससे मिलकर काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ पे सीओ भी आ जाता है। सीओ को देखकर आधी से ज्यादा लोग उसे पहचान लेते हैं, लेकिन वो तुरंत ही बात को संभालता है और अपने आप को एनसी के असिस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और साथ ही सभी को ये सच्चाई ना बताने का इशारा करता है और ये लोग भी मान जाते हैं। जिसके बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। मीटिंग के दौरान वो बड़े ही चालाकी से दोनों के पास मैसेज करता है और अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कहता है। जिसके बाद मीटिंग कुछ समय तक चलती है और खत्म हो जाती है। मीटिंग खत्म होते ही बाकी जितने भी लोग होते हैं वो एनसी की तारीफ करने लगते हैं और उसके साथ काम करने की बात करते हैं। एनसी को ये सब कुछ सुनकर अच्छा तो लगता है, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी सोच रही होती है कि बाकी टाइम में तो वो इनको इतनी जल्द इम्प्रेस नहीं कर पाती थी, तो आज ये लोग इतनी जल्दी उसे इम्प्रेस कैसे हो गए। इसीलिए वो उन्हें थोड़ा चेक करती है, अपने प्रोजेक्ट में जानबूझकर कमी गिनवाती है और उसकी वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है। लेकिन फिर भी ये लोग पीछे नहीं हटते हैं, उस चीज़ में भी अच्छाई ढूंढने लगते हैं और उसके साथ देने का फैसला करते हैं। और तो और वो बिना समय गंवाए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी साइन कर लेते हैं। वो भी पेपर साइन कर लेती है। उनके चले जाने के बाद वो सोचती है कि ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कैसे हो गई। तब सीओ सामने से उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है कि तुम काम में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, इसलिए कोई तुम्हें खोना नहीं चाहता है। शायद इसी वजह से ये लोग इतनी आसानी से मान गए। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और उसके लिए डिनर के लिए पूछती है। वो कहता है कि ठीक है, मैं इसे डेट समझ लेता हूँ। जिसके बाद वो दोनों खाने पे जाते हैं। वहीं पे सीओ अपनी मॉम से टकरा जाता है। मॉम के साथ सू होती है। सू के पेरेंट्स और सीओ के पेरेंट्स एक दूसरे को जानते थे और सू मन ही मन उसे पसंद करती थी, लेकिन सीओ इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वो बताता है कि वो यहाँ पे डेट पे आए, इसलिए वो लोग उसके डेट को बर्बाद ना करें। ये सुनकर तो सू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो एनसी को एक इन्विटेशन कार्ड दे देती है। साथ ही वो प्लान बनाती है कि उस पार्टी में वो उसे बर्बाद कर देगी। नेक्स्ट हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एनसी भी उस पार्टी में आई होती है और एंजॉय कर रही होती है, लेकिन सू को उसे देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। इसलिए वो उसके पास आती है और जानबूझकर उसके ड्रेस को खराब कर देती है। झूठ मूठ कर माफी मांगने का नाटक भी करने लगती है, लेकिन एनसी को पता होता है कि उसने जानबूझकर उसके ऊपर वाइन गिराई थी, इसलिए वो उसके इंसल्ट करती है। सू कहती है कि तुम्हारी ड्रेस इतनी भी ज्यादा महंगी नहीं है कि तुम्हें इतना ज्यादा भड़कने की जरूरत है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। वो कहती है कि ठीक है, मुझे पैसे चाहिए। सू कहती है कि ठीक है। वो तुरंत ही चेक मंगाती है और उस पर साइन करते हुए उसे कहती है कि अमाउंट खुद ही भर दो। एनसी कहती है कि ठीक है और अमाउंट भरने के बाद वो उसे दे देती है, लेकिन जैसे ही लेडी उसे पैसे देने वाली होती है वो पैसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि ये ड्रेस पूरे 10 लाख की थी और जब इतना अमाउंट वो देखती है तो वो पैसे देने से मना कर देती है। तब एनसी उसकी इंसल्ट करती है और साथ ही अपने लिमिटेड एडिशन ड्रेस के बारे में बताती है कि इसे बहुत ही खास तौर पे डिजाइन किया गया था, जिस वजह से इसका अमाउंट इतना ज्यादा हाई है। लेकिन सू जब पैसे देने से मना कर देती है तब वो भी पानी की बोतल लेती है और उसके ड्रेस को खराब कर देती है, जिससे वो गुस्सा होती है और थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक लेती है और उस पे हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन बीच में रुक जाती है, ये कहते हुए कि उसके मैनर्स बिल्कुल भी खराब नहीं है, इसलिए वो दूसरों पे हाथ नहीं उठाती है। तभी यहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। अब एक्स को सू के साथ देकर एनसी को समझ में आ जाता है कि ये दोनों पहले एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। एक्स यहाँ पे आते हुए उसे परेशान करने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि उसने उसे बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। वो बताता है कि उसने इलीगल तरीके से 200 मिलियन वॉन का ट्रांजैक्शन किया था और उसके स्टार्ट किए गए सिस्टम कनेक्शन की वजह से उसके अकाउंट में जितने भी पैसे आए थे वो ट्रांसफर होकर उसके बैंक में चले गए। इसके बाद उसने खुद ही रिपोर्ट कर दी और सारे सबूत खुद से ही सामने ला दिया, जिस वजह से अब वो पुलिस के नजर में एक गुनहगार के रूप में जल्द यहाँ पे पुलिस आएगी और उसे अरेस्ट कर लेगी। सारे पेपर्स पे उसे दिखा रहा होता है कि उसने उसे बुरी तरीके से फंसा दिया है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटती है और ना ही डरती है, बल्कि वो तो एक एक करके दोनों को थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैं एन ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ, देखती हूँ कि मुझे हराने का हिम्मत किसमें है। उसी समय यहाँ पे सीओ भी आ जाता है और वो एनसी से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स को मैंने पहले ही हैंडल कर दिया है। अब सीओ को देखकर एक्स को ऐसा लगता है कि वो कोई छोटी मोटी हस्ती होगी, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाता है। सीओ अपनी असली पहचान उजागर कर देता है और बताता है कि वो सैन ग्रुप का प्रेसिडेंट है और उसने ही वो सिस्टम वाली गिफ्ट को एनसी को दिया था ताकि वो आराम से अपना बदला ले सके। लेकिन एक्स को अभी ऐसा लग रहा होता है कि सीओ झूठ बोल रहा है। सीओ कहता है कि ठीक है, थोड़ी देर में यहाँ पे पुलिस वाले आ जाएंगे तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। सू भी उसे समझाती है कि ये सैन ग्रुप का प्रेसिडेंट है, अगर उसे पता होता है कि ये उसकी इतना ज्यादा साथ है तो वो उसके साथ बिल्कुल भी पंगा नहीं लेती। एनसी भी कहती है कि अब मेरा काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, इसलिए मैं अब इस सिस्टम को भी बर्बाद कर देती हूँ ताकि हमारे बीच में कोई भी कनेक्शन ना रहे। जिसके बाद वो सिस्टम का यूज करती है और उसे हमेशा के लिए बंद कर देती है। तभी यहाँ पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो कि एक्स को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिर से वो सामने आकर सैन से माफी मांगती है। तब सैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता भी नहीं हूँ, इसलिए पहली बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा अगर तुमने मेरे फियांसे को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो सबके सामने अनाउंस भी कर देता है कि एनसी उसकी फियांसे है। वो उसे बाहों में उठाता है और वहाँ से बाहर लेकर चला आता है।
एनसी उससे पूछती है कि जब वो सैन ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो उसने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि मैं तो बताने के लिए ही उस दिन आया था, लेकिन तुमने मुझे अपना असिस्टेंट समझ लिया था। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन फियांसे वाली बात। तब वो सामने से उसे किस करता है और बताता है कि वो उसे पसंद करता है, साथ ही वो उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। एनसी कहती है कि मैं हाँ कर देती, लेकिन तुम्हारे पास रिंग नहीं है। तुरंत ही सीओ उसके सामने रिंग ला देता है। वो उससे पूछती है कि उसने ये सब कुछ कब तैयार किया था। तब वो बताता है कि वो पहले से ये सब चीज की तैयारी कर रहा था। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। दूसरी तरफ हम लू वेवे को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। तभी उसका सो कॉल्ड ब्रदर उसके पास आता है और उसे अपने बातों में फंसाते हुए उसे एक दूसरे पर्सन को पैसों के लिए बेच देता है और लू वेवे चारा बनने के अलावा कुछ नहीं कर पाती है। वहीं दूसरी तरफ सीओ की मॉम को जब एनसी के बारे में पता चलता है तब वो अपने बेटे की कान खींचती हैं और कहती हैं कि उसने सबसे पहले उन्हें क्यों नहीं बताया था। बाद में वो बड़े ही प्यार से एनसी से मिलती हैं। सीओ कहता है कि इतने प्यार से उससे मिल रही हो, लेकिन तुमने अभी उसे रेड लिफाफा नहीं दिया है। वो तुरंत ही अपने सभी नौकरों को बुलाती हैं, जिनके हाथ में बड़े बड़े बॉक्स होते हैं और उनके अंदर प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, गोल्ड, पैसे, बहुत सारी चीजें बॉक्स के अंदर होती हैं। एनसी को ये सारे गिफ्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। इसके बाद सीओ उसे अपने कमरे में लेकर जाता है और वो लोग एक अच्छी रात दोनों एक दूसरे के साथ बिताते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एक्स होता है, पैसा मिलने के बाद लू वेवे के पास आता है और बताता है कि उसने इस पैसे से ऐसी चीज खरीदी है जिससे वो एनसी को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। आज एनसी और सीओ की एंगेजमेंट होती है, लेकिन आज सुबह से ही एनसी को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जो एक्स होता है उसने लू वेवे को बड़े से फ्रिज वाले कमरे में बंद कर दिया होता है। दूसरी तरफ एनसी सीओ के साथ एंगेजमेंट को पूरा कर रही होती है। जैसे वो उसे रिंग पहनाने वाली होती है, उसी समय लाइट चली जाती है। सामने से एक्स आता है जो कि एनसी को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें ये एंगेजमेंट यहीं पे रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी तुम थोड़ी देर में मरने वाली हो। जिसके बाद से वो अपने पास से चाकू निकालता है और एक छोटी सी बॉक्स निकालता है, जिसे देखकर सबको ऐसा लगता है कि शायद उसने यहाँ पे बम फिट किया है, इसलिए सभी डर रहे होते हैं। लेकिन सभी को वो शांत करता है और कहता है कि ये तो इसी वाले कमरे के टेम्परेचर को कम बेस करने वाली मशीन है। जिसके बाद वो एनसी को डराता है और कहता है कि उसने लू वेवे को इसी रिसोर्ट के फ्रिज वाले कमरे में लॉक कर दिया है और उसी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला बॉक्स है। अगर वो उसकी बातें नहीं मानती है तो वो उसे खत्म कर देगा। जिसके बाद वो सीओ को भी डराने की कोशिश करता है और घुटने पे बैठने के लिए कहता है। वो भी बैठने वाला होता है क्योंकि उसे उसी के लिए डर होता है। एनसी तुरंत ही उसे ऐसा करने से रोकती है और अपने एक्स पे हाथ उठा देती है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और उसे सबक सिखाने के लिए उस कमरे का तापमान बहुत ही ज्यादा लो कर देता है। लेकिन फिर भी एनसी को कुछ नहीं होता है। ये देखकर वो बौखलाने लगता है और उसे पूछता है कि आखिर उसे ठंड क्यों नहीं लग रही है। तभी वहाँ पे लू वेवे आ जाती है। पता चलता है कि उस टाइम से ही लू वेवे उसे नफरत करने लगी थी और उसे खत्म करना चाहती थी। इसीलिए जब वो उसी कमरे में बंद करके वहाँ से चला जाता है तब वो टूटे हुए बोतल का यूज करती है और अपने हाथों पे SOS लेकर एनसी से मदद मांगती है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने पूरी तरीके से सिस्टम को एक दूसरे से डिस्कनेक्ट नहीं किया था। इस वजह से एनसी को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो तुरंत इसके बारे में पता लगाते हुए लू वेवे को वहाँ से निकाल लेती है। ये सबको सुनकर एक्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो एनसी को फिर से जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन सीओ उसे रोक देता है। ये देखकर वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें इस तरीके से खत्म नहीं कर सकता हूँ तो दूसरे रास्ते ही सही। जिसके बाद वो लू वेवे पे हमला कर देता है, लेकिन उस पे हमला करने की वजह से चोट उसे ही लग जाती है। ये देखकर लू वेवे उसके पास आती है और कहती है कि स्टार्टिंग से ही जब फर्स्ट टाइम तुमने मुझे धोखा दिया था, मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे ऐसे ही किसी चीज में फंसा दोगे। इसीलिए लास्ट टाइम मैं उस रेफ्रिजरेटर से बाहर निकली थी, उसी टाइम मैंने सिस्टम को तुम्हारे साथ एक्सचेंज कर दिया था। उसके बाद दोनों को चोट लगने की वजह से दोनों की जान चली जाती है और एनसी पूरी तरीके से आजाद हो जाती है। जिसके बाद आराम से ये दोनों अपने एंगेजमेंट को पूरा कर लेते हैं और इसी सीन पर इस ड्रामे का द एंड हो जाता है। सो आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या कहानी की मेल लीड ने अपना रिवेंज अच्छी तरीके से लिया या फिर उसे कुछ और रास्ते अपनाने चाहिए थे, ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे।